हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिखा था, शुरुआत कर रहे थे यही। देखिए क्या था इसमें। हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया है, एस और एस डैश। ठीक है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया है, एस और एस डैश, जिसमें एस डैश आपका वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है। ठीक है, फ्रेम एस के ओरिजिन पर एक सोर्स ऑफ लाइट है और हम उसको फ्रेम एस डैश के ओरिजिन ओ डैश से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग यहां तक पहुंचे थे। ठीक है, आगे देखिए क्या है। द ऑब्जर्वर, यहां पर देखिए आगे जो ओ डैश पर ऑब्जर्वर है सिचुएटेड है, उसके बारे में देखिए। द ऑब्जर्वर ऑफ एस डैश रिसीव सिग्नल या सिग्नल्स ऑफ लाइट sent to him from the origin O of S frame। ठीक है, यहां से एक लाइट ट्रेवल होकर के आ रही है इस पर। ठीक है, यहां पर बैठा जो ओ डैश पर ऑब्जर्वर है वो लाइट का सिग्नल रिसीव कर रहा है। यहां पर देखो सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से जब लाइट आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में लाइट सी वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर यहां ओ डैश पर होगा उसको भी एक सिग्नल, लाइट सिग्नल दिखेगा। ठीक है, यही बात कही जा रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। लेट द receipt of the signals let the receipt of the signal be the two events A and B। ठीक है, दो इवेंट के फॉर्म में सिग्नल को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक आपकी इवेंट यहां पर है ए मान लो, और दूसरी बी कहीं पर इसी फ्रेम में कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, और इन दोनों इवेंट को एक तरीके से ओ डैश से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और ओ से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर को हम यहां पर ओ डैश से ही दिखा रहे हैं। तो यहां से बैठ करके दो इवेंट ए और बी हम लोग देख रहे हैं अलग अलग पोजीशन पर। देखिए, लाइट जब ब्लिंक होगी तो इस फ्रेम के लिए साइमल्टेनियसली ए और बी पोजीशन पर लाइट पहुंचेगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो पॉइंट ए पर लाइट या फोटान यहां से और पॉइंट बी पर जो फोटान होगा वो सेम स्पीड से उतने ही टाइम पर पहुंचेगा। ठीक है, दोनों ही पोजीशन पर। ठीक है, आगे देखिए क्या है। ए एंड बी एज शोन इन फिगर, the event A and B will be simultaneous for S frame, but when we observe
from S dash frame there will be an interval of time डेल्टा टी डैश। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी जो है वो एस से जब ऑब्जर्व हम करेंगे तो सेम डिस्टेंस पर फोटॉन को ट्रेवल करने के लिए उसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा सेम डिस्टेंस। तो क्या होगा, हमें साइमल्टेनियस इवेंट ए और बी यानी ए और बी पर फोटॉन को पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो सेम रहेगा, उसी टाइम पर ए पर भी पहुंचेगा और बी पर भी पहुंचेगा। लेकिन जब आप ओ डैश से ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर हमें अंतर दिखेगा, यानी एक साथ दोनों इवेंट नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि हमने देखा जब ये जो फ्रेम है एस डैश अगर v की वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में है तो टाइम में डायलेशन आ रहा है, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग टाइम काउंट हो रहा है। ठीक है, तो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस होंगी, लेकिन फ्रेम एस डैश के अकॉर्डिंग जो है आपका जो दोनों इवेंट होंगी वो अलग अलग टाइम पर दिखेंगी, एक टाइम इंटरवल दिखेगा। और ये टाइम इंटरवल दिख रहा था पिछले लेक्चर में हमने देखा था, देखो जो आपका टाइम डायलेशन का है कॉन्सेप्ट वो डिपेंड कर रहा है दोनों इवेंट की पोजीशन पर, यानी कहां कहां पर हो रही है। अगर दोनों इवेंट एक ही पोजीशन पर हैपन हो रही है तो कोई टाइम डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन दो इवेंट एक साथ एक ही पोजीशन पर हो ही नहीं सकती, दोनों की पोजीशन हमेशा डिफरेंट होगी, इसका मतलब टाइम इंटरवल दिखेगा अदर फ्रेम से। ठीक है, तो वो चीज हो रही है यहाँ पर, यानी दो घटनाएं अगर एक साथ हो रही हों हमारे फ्रेम यानी अर्थ पर और हम कहीं और बाहर से देखें स्पेस से, अगर हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में है तो दोनों इवेंट अलग अलग दिखेंगी। ठीक है, एक इवेंट जो आपकी पोजीशन जिसकी नजदीक होगी वो पहले और जो दूर होगी वो थोड़ी देर बाद दिखाई देगी। ठीक है, यानी दोनों इवेंट एक साथ नहीं दिखाई देंगी। अब आ जाइए यहां पर, नाउ या देन अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो टाइम इंटरवल आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा टी डैश, वो हमने कैलकुलेट किया, अभी फार्मूला दिखा रहे थे आपको, देखो गामा वी बाई सी स्क्वायर गामा वी बाई सी स्क्वायर x1 माइनस x2। ठीक है, ठीक है, सही है। इतने का टाइम इंटरवल आपका दिखेगा फ्रेम एस डैश से। ठीक है, अगर दोनों इवेंट की अलग अलग पोजीशन है तो। ठीक है, और अगर देखा जाए इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में टाइम इंटरवल कैलकुलेट करें और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो टाइम इंटरवल आया है उससे जो रिलेशन आता है वो आपने देखा होगा कितना आता है, डेल्टा टी जो आता है वो डेल्टा टी प्राइम बाई या गामा इंटू डेल्टा टी प्राइम आता है। ठीक है, ये आपका रिलेशन आता है डेल्टा टी का। ठीक है, अब आ जाइए सिंस ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, सिंस ऑब्जर्वर, इसको इक्वेशन डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
यहाँ पर x1 x2 के बारे में जान लीजिएगा, इवेंट ए और इवेंट बी की पोजीशन है, ठीक है। v जो है आपके फ्रेम की वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सिंस ऑब्जर्वर जो आपका है, जो ओ डैश पर सिचुएटेड है, वो स्टेशनरी है इस एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। स्टेशनरी इन हिज फ्रेम, देन अगर ऑब्जर्वर जो आपका स्टेशनरी है, तो उस टाइम इंटरवल के दौरान, डेल्टा टी डैश टाइम इंटरवल के दौरान उसकी जो पोजीशन होगी वो फिक्स होगी, वो तो नहीं मूव कर रहा है। यानी अगर उसकी पोजीशन हम देखें, डेल्टा एक्स डैश देखें, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन जो है आपकी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग पोजीशन अलग अलग ले रहे हैं दोनों की, मान लेते हैं डिस्टेंस अलग अलग है, तब क्या होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं पोजीशन बी है, ठीक है। इवेंट को हमने जो साइमल्टेनियस लिया था उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि डेल्टा टी उसके लिए 0 हो जाएगा, डेल्टा टी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इवेंट ए एंड बी जो साइमल्टेनियसली की कंडीशन है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। लेट इवेंट ए एंड बी अकर एट पोजीशन x1 and x2 in S frame, ठीक है। But when we observe from S dash frame, then their positions will be different, ठीक है। their positions will be different. Now, according to Lorentz transformation, time interval between these two frames are, ठीक है। देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दोनों फ्रेम में इस इवेंट के अकर होने की जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी प्राइम कुछ इस तरह से है, और एक ये है, ठीक है। तो यहां पर देखो, these two frames will be, ये जो है आपका डेल्टा टी प्राइम वाला है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी इक्वेशन से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। टाइम इंटरवल जो होगा आपका कुछ इस तरह से, दोनों फ्रेम के बीच में कनेक्शन हो रहा है, डेल्टा टी और डेल्टा टी प्राइम। अब आगे चलते हैं। सिंस ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी इन हिज फ्रेम, देन डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0 एंड then from the transformation x इक्वल टू क्या होगा, देखो जो सिंपल हमारा एक इवेंट या एक पोजीशन जो है कोऑर्डिनेट, वो एस फ्रेम वाला एस डैश फ्रेम से कैसे कनेक्टेड था,
गामा एक्स प्राइम प्लस वी टी, कुछ इस तरह से था, याद करिए, शायद पीछे लेक्चर में है आपका, ये देखिए x जो है हमारा कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, x प्राइम और वी टी प्राइम, यही हम लोग इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं पोजीशन x के लिए, ठीक है। कोई भी पोजीशन होगी x1 x2 को या कनेक्ट करें x1 x2 प्राइम से, या सिंपल x को पहले लिख लेते हैं जनरल एक फॉर्मेट, फिर अलग अलग पोजीशन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इतना आया। अब वी हैव डेल्टा एक्स, अगर देखें हम लोग दोनों इवेंट के बीच में जो डिस्टेंस गैप है या पोजीशन गैप है, मान लेते हैं डेल्टा एक्स है, ठीक है, ये कंसीडर करिएगा। डेल्टा एक्स जो है दोनों इवेंट के बीच में ये पोजीशन गैप है, किस फ्रेम में, एस फ्रेम में, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा आपका, v इंटू डेल्टा टी प्राइम बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर गामा लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका गामा से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ये जो टाइम इंटरवल आया, कैसे आया देखो, x1 जो आता हमारा, यहां से देख लो, x1 जो आएगा क्या आएगा, गामा x1 प्राइम प्लस v t1 प्राइम, और x2 क्या आएगा, गामा x2 प्राइम प्लस v t2 प्राइम, ठीक है। अब x1 माइनस x2 करेंगे या x2 माइनस x1 करें हम लोग, तो यही डेल्टा x होगा। यहां पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गामा कॉमन ले लो, तो x2 माइनस x1 प्लस v t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ये जो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम है, ये आपका डेल्टा x प्राइम है, और ये जो है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इवेंट है, ठीक है। और ऑब्जर्वर अगर स्टेशनरी है तो यहां पर ध्यान देना, जो हमने एस डैश फ्रेम को अलग से बनाया है, ये एस डैश फ्रेम जो है आपका, देखो लाइट जो ट्रेवल कर रही है ए और बी पोजीशन पर, इसी डायरेक्शन में या इसी पोजीशन पर है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है सिग्नल जो रिसीव कर रहा है वो इसी पोजीशन पर रिसीव कर रहा है, तो इसकी जो आपकी अपनी पोजीशन है ओ डैश की, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वो हमारी कांस्टेंट है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जो आएगा गामा वी इंटू डेल्टा टी प्राइम, ठीक है, जो यहां पर लिखा गया है। थोड़ा सा इमेजिन करना, इतना आसान नहीं है, लेकिन जब इमेजिन कर लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, क्या हो रहा है। ऑब्जर्वर जो है आपका वो फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो एस डैश फ्रेम से जो हमारा पोजीशन काउंट किया जा रहा है इवेंट का, वो हमारा फिक्स माना जा रहा है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, फ्रेम एस डैश में। ध्यान देना, जैसे एक फ्रेम बना लेते हैं और यहां एक इवेंट ए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, और एक इवेंट आपकी बी देख रहे हैं, दो इवेंट देख रहे हैं, दोनों के बीच में आपका पोजीशन गैप है डेल्टा एक्स, और जो ऑब्जर्वर हमारा है एस डैश फ्रेम में, ये आपका ओ डैश पर ये स्टेशनरी है, ठीक है, ये एस डैश फ्रेम तो मूव कर रहा है, लेकिन एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, तो एस डैश फ्रेम से जो आप
पोजीशन कैलकुलेट करेंगे दोनों इवेंट की, वो दोनों इवेंट की जो पोजीशन कैलकुलेट करेंगे वो हमारी फिक्स होगी, ठीक है। एस डैश फ्रेम से दोनों इवेंट की जो पोजीशन होगी वो हमारी फिक्स होगी, तो उसके बीच में जो गैप आएगा वो आपका एग्जैक्ट जो पोजीशन का डिफरेंस आएगा दोनों का वो फिक्स होगा, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है, इवेंट जो है आपकी ए और बी वो हमने शुरू में साइमल्टेनियस ले लिया था, इसीलिए कंफ्यूजन हुई, ठीक है। साइमल्टेनिटी की कंडीशन नहीं लेगी यहाँ पर, ठीक है। इवेंट ए और बी जो है वो आपकी एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी में हो रही है, ठीक है, अलग अलग टाइम पर हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अलग अलग टाइम पर हो रही है दोनों इवेंट, लेकिन जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं एस डैश फ्रेम से तो दोनों इवेंट को एक साथ एक ही पोजीशन पर देख रहे हैं, ठीक है। यहां से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कंडीशन है कि दोनों इवेंट को एक साथ ही ऑब्जर्व कर रहे हैं एक ही पोजीशन पर, ठीक है। इसलिए डेल्टा एक्स प्राइम जो है आपका वो यहां पर 0 ले लिया जाएगा, तो दोनों इवेंट के बीच का जो गैप आएगा पोजीशन गैप डेल्टा एक्स वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। अगर इतना हो गया हो तब आगे चलते हैं। देखिए, लेट कैपिटल टी बी द पीरियड ऑफ, let capital T be the period of the signals sent from O so that V जो होगा वेलोसिटी हमारी वो कितना हो जाएगा, या फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो होगी न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, ठीक है। अगर टी टाइम पीरियड वाला सिग्नल या लाइट वेव या फोटॉन यहां से भेजा जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/टाइम पीरियड, ठीक है। दिस means that the two successive signals are sent at t equal to 0 and t equal to capital T, ठीक है। since the second signal travels a distance डेल्टा x cos अल्फा, ठीक है, farther than the first सिग्नल, ठीक है। देखो फिगर में आ जाते हैं, यहां पर ये कंसिडरेशन है कि एक सिग्नल t इक्वल टू 0 पर हमने भेजा और दूसरा सिग्नल जो है एक टाइम इंटरवल के साथ भेजा गया, ठीक है। पहली बार हमने साइमल्टेनियस ले लिया था, उसको इरेज कर दीजिएगा, ठीक है, या सुधार लीजिएगा। जो दोनों इवेंट हो रही हैं वो अलग अलग पोजीशन पर हैं और उनके बीच में टाइम इंटरवल भी है। टाइम इंटरवल है तो इसका मतलब दोनों इवेंट यहाँ ओ से जो लाइट वेव या लाइट सिग्नल जो भेजा गया था वो अलग अलग टाइम पर भेजा गया। एक को t इक्वल टू 0 पर माना गया, एक t इक्वल टू कैपिटल T, यानी एक कंप्लीट साइकिल के बाद, एक कंप्लीट सिग्नल के बाद, ठीक है। इनके बीच में जो आया हमारा पोजीशन डिफरेंस डेल्टा एक्स है। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस OB पर तो देखो, और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये जो पोजीशन होगी हमारी
इस एंगल को अल्फा मानो, ठीक है। तो यहां से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इतनी डिस्टेंस जो होगी आपकी, मान लेते हैं ये n है परपेंडिकुलर, तो बी एन जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, डेल्टा एक्स कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस आएगी डेल्टा एक्स कॉस अल्फा, वही बात कही जा रही है। तो जो आपका सिग्नल बी होगा, सेकेंड सिग्नल जो होगा, वो इतना डिस्टेंस अधिक ट्रेवल करेगा फर्स्ट सिग्नल से, ठीक है। द एक्चुअल टाइम इंटरवल, the actual time interval between event A and B as measured in S is डेल्टा t इक्वल टू क्या होगा, टाइम इंटरवल t प्लस जो डिस्टेंस आपकी एक्स्ट्रा ट्रेवल हुई है सिग्नल b के द्वारा, वो हो जाएगा बाई c, ठीक है। ये एक्चुअल टाइम इंटरवल आएगा। दोनों इवेंट जो है वो स्टार्ट हो रही है t इक्वल टू 0 पर, एक t इक्वल टू कैपिटल T पर, ठीक है। यहां से भेजी जा रही है सिग्नल, लेकिन जो A और B पोजीशन पर पहुंच रहे हैं जब ये, और इसको जब हमारा एक्चुअल टाइम इंटरवल, यानी अब टाइम इंटरवल जो कैलकुलेट किया जा रहा है, वो टाइम इंटरवल हमारा इस डिस्टेंस के या पोजीशन के चेंजिंग की वजह से वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। वो कैपिटल T होना चाहिए, वो बदल करके इतना एक्स्ट्रा टर्म और आ रहा है, यानी जो फोटॉन है हमारा इतनी डिस्टेंस अधिक ट्रेवल किया है, तो टाइम इंटरवल जो है आपका इंक्रीज होकर के डेल्टा एक्स कॉस अल्फा बाई सी आ रहा है, इतना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डेल्टा टी जो है आपका, वो हमने ये लिखा है गामा डेल्टा टी प्राइम, ठीक है। इसकी जगह पर वो पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू, अब सब कुछ हम लोग एच डैश फ्रेम से जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और डेल्टा एक्स कितना आया है, ये है आपका गामा वी डेल्टा टी प्राइम, ठीक है, कॉस अल्फा बाई सी प्लस कैपिटल टी, ठीक है। यहां पर डेल्टा एक्स और डेल्टा टी का हमने वैल्यू रखा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 3 में डेल्टा टी और डेल्टा एक्स की हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। द ऑब्जर्वर ऑफ एस डैश मेजर या measures the time delta t prime of the event A and B, ठीक है, for the period of, मान लेते हैं डेल्टा टी प्राइम जो है वो कैपिटल टी प्राइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। डेल्टा टी प्राइम की जो वैल्यू है वो कैपिटल टी प्राइम अगर हम कंसीडर कर दें, तो फॉर द पीरियड ऑफ द सिग्नल्स वी हैव, अब यहां पर देखो जो डेल्टा टी प्राइम है
ये डेल्टा टी प्राइम है, इसको कैपिटल टी प्राइम मान लेते हैं, ठीक है, इतना इंटरवल मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, गामा टी प्राइम इक्वल टू टी प्लस गामा वी टी प्राइम कॉस अल्फा, ठीक है, यही आया था बाई सी। ये हमारा इक्वेशन चेंज होकर के इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहां डेल्टा टी प्राइम को कैपिटल टी प्राइम कंसीडर कर दिया गया, इतना इंटरवल है, ठीक है, जो पीरियड हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो यहां से टी अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, टी इसको उस तरफ लेके जाएंगे और गामा टी प्राइम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, बचेगा कितना, 1 माइनस वी कॉस अल्फा बाई सी, ये आ गया हमारा। अब जो फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी और ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, लेट वी या न्यू यहां पर, या एफ मानो यार ठीक रहेगा, एफ एंड एफ डैश बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, frequency of signal from S and S dash frame respectively, ठीक है। अगर F और F डैश फ्रीक्वेंसी है तो इसका रिवर्स करिए एबव इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो हमारा आएगा F इक्वल टू एफ डैश बाई गामा 1 माइनस वी कॉस अल्फा बाई सी की पावर -1, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से, या t को इस तरफ भेजो, t प्राइम को इस तरफ भेज दो, ठीक है। इसी इक्वेशन को और मॉडिफाई कर लें अगर हम लोग तो आसानी से आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो t प्राइम को इधर भेजेंगे तो f प्राइम आएगा और t को इधर भेजेंगे तो f आएगा, गामा f 1 माइनस वी कॉस अल्फा बाई सी, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन आ गया, यानी एस डैश फ्रेम से जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं और एस फ्रेम में जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों में इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब डॉपलर जो इफेक्ट था या डॉपलर शिफ्ट जो थी वो क्या बताती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी तरफ मूव कर रहा है या हमसे दूर जा रहा है, तो दोनों कंडीशन में जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसकी वो डिफरेंट आती है, लेकिन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में कुछ अलग तरीके से वो कैलकुलेशन आएगा। डिफरेंट यहां पर भी है लेकिन जो उसका कैलकुलेशन होगा वो रिलेटिविस्टिक वे में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। वही डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। अब डिपेंड करेगा v डिपेंड करेगा, यानी जो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम है वो किस तरफ है, ठीक है, ऑब्जर्वर की तरफ है या ऑब्जर्वर से दूर है, उसके अकॉर्डिंग हमारा शिफ्ट अलग अलग आएगा, ठीक है, घटा हुआ आएगा या बढ़ करके आएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर कहां तक पहुंचे थे, 3, इसको 4 डाल देते हैं, ठीक है। वैसे एग्जाम में बहुत कम पूछता है पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटिविस्टिक डॉपलर शिफ्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के या वेवलेंथ के, ठीक है। अब इसको हम लोग वेवलेंथ के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर अल्फा यहां पर क्या है, अल्फा इज द, देखो यहां पर जो फ्रेम हमने एस डैश बनाया है, आपको बताया था जो ऑब्जर्वर का जो फ्रेम है एस डैश, वो हमारा डिपेंड करेगा किस तरफ सिग्नल जा रहा है, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वर का फ्रेम है वो हम लोग लेंगे ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वर का जो फ्रेम आएगा उसको हम लोग अल्फा एंगल पर ले रहे हैं, किससे, अभी देख वही बता रहे हैं, ठीक है। अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल alpha is the direction of the signal as seen from S, ठीक है। S से जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये अल्फा एंगल लिया जाएगा। सिग्नल के जो एंगल आएगा, कितना बन रहा है एंगल, वही होगा, ठीक है। यानी जो अल्फा होगा आपका वो S से सिग्नल किस एंगल पर है वही एंगल अल्फा माना जाएगा, ठीक है। यानी इस S डैश फ्रेम को हम लोग इसी पर सिचुएट कर सकते हैं, इन्हीं दोनों इवेंट पर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, अगर एक आध क्वेश्चन पूछा होगा डॉपलर शिफ्ट से तब समझने में आसानी होगी। जो प्योर थ्योरी है वो टेढ़ी हो जाती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब समझते हैं तो आसान पड़ता है। Here equation 4 is known as Doppler's formula. Doppler's formula, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं ये सिग्नल जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो सिग्नल इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यानी जो ऑब्जर्व एस डैश फ्रेम है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। इसी डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट करें तो अल्फा जो होगा वो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा जब 0 आ जाएगा तो जो ये इक्वेशन आई हुई है यहां पर 1 माइनस बी बाई सी बचेगा, ठीक है। और अब ये इक्वेशन जो है थोड़ी इजी हो जाएगी कैलकुलेट करने में भी और समझने में भी, ठीक है। ये फार्मूला जो है आपका ये जनरल फार्मूला है, क्योंकि हम लोग जिस डायरेक्शन में सिग्नल जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने आप को सिचुएट कर पाना मुश्किल होता है। तो हम जहां पर हैं वहीं से एक एंगल अल्फा से या इवेंट के हैपन या अकर होने की जो पोजीशन है वहां पर अपनी पोजीशन से एक एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा, ठीक है। और वहां से फ्रीक्वेंसी जो आपकी शिफ्ट होकर के आएगी उसको मेजर कर सकते हैं कितना होगी। आपको बार बार बताया यहाँ जितनी चीजें हैं आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड कर रही हैं। आप कब कहाँ और किस पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू अलग अलग आ रही है। एक सिंपल लेंथ 1 मीटर की रॉड है, आप थ्रो कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आपने थ्रो किया है उसी डायरेक्शन में आप भी हैं और उसकी वेलोसिटी अधिक है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में है, तो आपको क्या दिखेगा कि रॉड जो 1 मीटर की है वो उसकी लेंथ जो है वो आपकी घटी हुई दिखेगी, 0.8 मीटर 0.75 मीटर इसके अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं तो आपको रॉड जो 1 मीटर की है वो एग्जैक्ट 1 मीटर की ही ऑब्जर्व होगी। यानी आपको अलग अलग पोजीशन पर वैल्यू अलग अलग ऑब्जर्व हो रही है और सारी वैल्यू सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो ऑब्जर्व किया वो गलत आया, वो सही है पर आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी का जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो एंगल पर डिपेंड कर रहा है किस एंगल से आप फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी यहाँ से जो सन हमारा है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट हम तक पहुँचा रहा है, अगर अर्थ की वेलोसिटी अधिक हो जाए, वैसे 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड मानी गई है एवरेज वेलोसिटी, लगभग हर एक पोजीशन पर अलग अलग होती है लेकिन एवरेज कुछ इतना माना गया है, ठीक है। ये बहुत ही कम है किसके कंपेरेबल में, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में। तो ज़्यादा शिफ्टिंग हमें ऑब्जर्व नहीं होगी, गामा की वैल्यू जो होगी वो लगभग 1 आ जाएगी, तो शिफ्टिंग
कुछ खास ऑब्जर्व नहीं होगी, v बहुत कम होगा तो यहाँ पर भी v बाई सी 0 के लगभग बराबर आ जाएगा, तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी आएगी वही की वही ऑब्जर्व होगी, ठीक है, अर्थ से सन की जितनी वो इमिट कर रहा है, जितने फ्रीक्वेंसी की लाइट। लेकिन अलग अगर हम डिफरेंट स्पीड से जाएं, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में जाएं, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो डिफरेंट आएगी। स्टार्स वगैरह के लिए ये अप्लाई होता है, अलग अलग स्टार्स बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, कई स्टार्स हैं, उनके लिए अप्लाई होता है, ठीक है। अब अगर वेवलेंथ के फॉर्म में देखें, नाउ इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में फार्मूला था, वेवलेंथ के फॉर्म में लैम्डा डैश इक्वल टू गामा लैम्डा देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है। तो यहां पर जब पुट आउट करेंगे तो लैम्डा डैश नीचे आ जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी कुछ अलग आएगी। कैसे आएगी, लैम्डा बाई गामा वन माइनस वी कॉस अल्फा बाई सी इनवर्स, ठीक है, इतना आएगा। या यहां से लैम्डा लिख दें अगर हम लोग, गामा लैम्डा डैश वन माइनस वी कॉस अल्फा बाई सी, ठीक है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं लैम्डा को, ठीक है। तो वेवलेंथ भी अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आ रही तो वेवलेंथ भी हमारी डिफरेंट आएगी। ये आपका डॉपलर इफेक्ट है। और जो चेंजिंग आ रही है फ्रीक्वेंसी में वो आपकी जितनी चेंजिंग आएगी उसी को हम लोग शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है, डॉपलर शिफ्ट। हियर चेंज इन wavelength called Doppler शिफ्ट, ठीक है, यानी उतनी शिफ्टिंग हो गई है। जो वेवलेंथ में चेंजिंग आएगी कैलकुलेट करिएगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी या ओरिजिनल वेवलेंथ कितनी है और लैम्डा डैश हमने जो ऑब्जर्व किया वो कितना है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल से, जितनी शिफ्टिंग आएगी उसमें चेंजिंग आएगी वही आपका डॉपलर शिफ्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एंड होता है यहां पर डॉपलर शिफ्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है वेरिएशन ऑफ मास। स्पीड के कंपेरेबल में या स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके मास में कितना वेरिएशन आएगा वो है, और एनर्जी मास रिलेशन है, ठीक है। क्या है, वेरिएशन ऑफ मास ठीक है, व्हेन, इसमें लिखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन an object is moves with very high velocity with respect to an inertial frame, then its mass does not remain constant, ठीक है। देखो टाइम भी बदल रहा है, लेंथ भी बदल रही है, तो मास भी बदल रहा है।
does not remain constant but does not remain constant when an object is moved with very high velocity या high speed with respect to an inertial frame, then its mass does not remain constant the variation in mass is calculated by the formula m is equal to m naught root 1 minus v square by c square या m is equal to gamma m naught, ठीक है, where m naught is the rest mass of the object, ठीक है, जो m naught है वो आपका ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास है, ठीक है, जानते रहिएगा। ये वेरिएशन ऑफ मास का जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मास वेरी कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग मोमेंटम भी बदलेगा, तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हो जाएगा, एम वी होता है यहाँ पर, एम की जगह पर ये फार्मूला अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो मोमेंटम भी जो आपका आएगा इसको भी लिख लीजिएगा, एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। इस तरह से मोमेंटम भी बदल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है उसको देख लेते हैं, तो ये यूनिट आपकी जो है वो समाप्त हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी एंड कंजर्वेशन लॉज, या सिंपल ये इंपॉर्टेंट है, इसको हटा देते हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ जो है यहां पर भी होल्ड करेगा, ठीक है, रिलेटिविस्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व होगा, एनर्जी भी कंजर्व होगी, ठीक है, याद रखिएगा। उसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम कभी कभार पूछा होगा, शायद पूछा ही नहीं कभी, कि रिलेटिविस्टिक में एनर्जी और मोमेंटम के कंजर्वेशन को दर्शाना है, ठीक है। सिंपल है, इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल होगा। मोमेंटम के लिए रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इस्तेमाल होगा, मास इस तरह से वेरी करेगा, लेंथ या वेलोसिटी जो होगी वो आपकी एडिशन लॉ ऑफ वेलोसिटी से वेरी करेगी, जो हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बराबर ही आता है। देखो, इफ ए पार्टिकल of mass m naught moves with a velocity v, its momentum p is given by, इसका जो हमारा मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, देखो, एम नॉट वी रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर या गामा एम नॉट वी, ठीक है। अगर पी स्क्वायर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है। Where गामा इक्वल टू क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहां से देखो, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो गामा स्क्वायर और वी स्क्वायर
कितना आ जाएगा, गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेंगे अगर हम लोग। ठीक है, अब गामा स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, नाउ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एम नॉट स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। पी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये रिलेशन आ गया मोमेंटम का और रेस्ट मास के बीच में। ठीक है, यहां से अगर हम लोग पी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा, एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस या माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, कुछ इतना आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो होगी इसको निकालें, इसको उस तरफ भेज दें। नाउ एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन बन के। और जो पार्टिकल की एनर्जी होगी, नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E इक्वल टू क्या होता है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से जो टोटल एनर्जी आती है पार्टिकल की वो आती है m इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब m की जगह पर अगर गामा m नॉट रख दें तो ये हो जाएगा, क्योंकि मास जो है गामा m नॉट के अकॉर्डिंग बदलेगा अगर पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो E स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर m नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, यही वैल्यू यहां पर रख दें तो हमारी टोटल एनर्जी जो E स्क्वायर आ गई, क्या आ गई, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, ये जो आपका रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अक्सर ये पूछता है। ठीक है, प्रूव करने के लिए एनर्जी और मोमेंटम, टोटल एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है। ठीक है, और ये आपकी रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है आपका रिलेटिविस्टिक या आखिरी यूनिट जो मैकेनिक्स की है वो समाप्त होती है, बची है अब फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, वो हम लोग अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में और चीजें। ठीक है, थैंक यू।